गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग यहाँ पर अकाउंटेंसी जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में एक हम परिचय प्राप्त करेंगे, किस तरह का सब्जेक्ट है। तो यहाँ आप देख रहे हैं अकाउंटेंसी लिखा हुआ है, उसको जो है शॉर्टकट में ACT बोलते हैं और उसको हिंदी में लेखांकन बोलते हैं। तो यहाँ जो है ये सारे कंटेंट जो दिए गए हैं आपके, ये सभी जो हैं ये चैप्टर्स हैं, अलग अलग पार्ट है अकाउंटेंसी के बुक्स में, आपके अकाउंट्स के बुक में ये सभी पार्ट यहाँ बताए गए हैं। इससे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि कोई भी बिजनेसमैन किस तरह से अपना जो है हिसाब किताब को लिखता है ताकि उसको ज़रूरत पड़े तो वो किसी भी दिन का, किसी भी साल का हिसाब किताब तुरंत निकाल कर देख सके कि हाँ उस समय किसके साथ क्या लेन देन हुआ था, उसमें उसको समय भी नहीं लगे, मेहनत भी नहीं लगे। तो यानी उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से अपना जो है जो रजिस्टर रखा है वो हिसाब किताब का, बुक्स रखा है हिसाब किताब का, उसमें इस तरह से वो सिस्टमेटिक तरीके से वो उसको लिखना होगा, तभी वो ऐसा ज़रूरत पड़ने पे किसी भी लेन देन को निकाल करके तुरंत देख सकता है, उसका जानकारी प्राप्त कर सकता है, दूसरे को दे सकता है। लेकिन जब छोटा बिजनेस होता है तो हमको वो उतना कोई सिस्टमेटिक तरीका कोई नहीं अपनाता है। छोटा बिजनेसमैन है, राशन वाला कुछ भी है, वो अपना एक कॉपी में अपने हिसाब से वो लिख लेता है कि कितना का माल किससे लिया, किसको कितना दिया। वो बस वो कॉपी से देख करके सिर्फ वही पता लगा सकता है कि भाई वो किसको दिया, क्या लिखा है उस कॉपी में। दूसरा कोई देखेगा तो शायद उसको समझ में भी नहीं आएगा, क्योंकि उसको लिखने का ना कोई तरीका है, ना कोई नियम है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि दूसरा कोई समझ पाए, बड़ी मुश्किल होगा। ठीक है, इसको हम लोग वेस्ट बुक बोलते हैं, रद्दी बही। मतलब कि आप जैसे घर में आप हिसाब किताब कोई भी अपना घर का इतना दूध वाले को दिए, इतना राशन वाले को दिए, जैसे भी वो लिख रहा है तो वो अपना देख के समझ लेता है कि भैया हम क्या लिखे हैं। लेकिन बिजनेस में, छोटा बिजनेस में तो काम चल जाता है, चलो जैसे भी लिख लिए। लेकिन बहुत बड़ा बिजनेस है, मान लो कि बहुत बड़ा कंपनी है, टाटा स्टील जैसा कोई कंपनी है। अब वहाँ क्या होता है कि हर दिन इतना ज़्यादा लेन देन होता है, लेन देन उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अकाउंट्स का भाषा है अपना, कुछ वर्ड है, ठीक है। तो उसमें ट्रांजैक्शन बोलते हैं, लेन देन मतलब जो भी खरीद बिक्री हुआ तो वो बहुत ज़्यादा होता है। बहुत सारा माल मंगाया, किससे किससे लिया, बहुत लोगों को बेचा, कितने लोगों से उधारी लगा लिया, कितने लोगों को उधारी दे दिया, ठीक है। तो एक ही दिन में इतना ज़्यादा लेन देन होता है कि अगर तरीके से नहीं लिखा जाए तो आप मान लीजिए कि कभी आपको साल के बीच में किसी समय में कोई आदमी को या कोई हिसाब किताब हमको खोजना पड़े कि भाई मोहन नाम का आदमी को कितना का माल बेचे थे, कितना उधार दिए थे, कितना नगद दिए थे, किस दिन को दिए थे। तब क्या होगा कि भाई बिजनेस तो चल रहा है, 5 साल 10 साल 20 साल पहले से चल रहा है, तो हम कौन सा बुक्स में खोजेंगे, किस पन्ना पे होगा, ये तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अकाउंट्स में एक उसके लिए नियम बनाया गया है ताकि हम लेन देन जैसा बता दिए, जो खरीद बिक्री कर रहे हैं बिजनेस में उसको लेन देन बोलते हैं, ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो लेन देन को हम इस कुछ खास तरीके से लिखें, कुछ खास नियमों का पालन करते हुए अगर लिखें और उसका जो लिखने का तरीका बताया गया है उस तरीके से अगर उसको लिखा जाए तो हम किसी भी लेन देन को, किसी के साथ भी हुआ है, बड़ी आसानी से खोज सकते हैं, देख सकते हैं। और ये भी पता चल जाएगा कि कभी कहीं गड़बड़ी हुआ है तो गड़बड़ी को कहाँ खोजेंगे, क्योंकि हम तो लिखे ही नहीं सही ढंग से। तो अगर इन नियमों का पालन करके लिखा जाए तो क्या होगा कि हम कहीं कोई मिस्टेक भी हुआ है, कोई गड़बड़ी हुआ है, कुछ लिखना छूट गया है, कोई ज़्यादा लिख दिए हैं, जो भी कुछ हुआ होगा उसको हम खोज सकते हैं, तुरंत खोज सकते हैं, पता लगा सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। तो इसलिए ये अकाउंटेंसी में सबसे पहले आपको बताया जाता है कि भाई अकाउंटेंसी का मतलब क्या, अकाउंट्स क्या होता है, यानी लेखांकन क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट, अवधारणा क्या है। अवधारणा क्या है मतलब किन किन बातों को नियम बना करके लिखा जाता है, वो नियम क्या हैं। उसके बाद
कंजर्वेशंस, रूढ़िवादिता, कुछ ऐसी भी बातें होती है जो पहले से बिजनेस में लोग ऐसा करते आए हैं, लिखने का यही तरीका, हिसाब किताब करने का यही तरीका अपनाते आए हैं, इसलिए हम लोग को भी ये अपनाना है, तो इसको रूढ़िवादी बोलते हैं। ठीक है, जैसे शादी विवाह के मौके पे पार्टी करना क्या है, मैं बहुत पहले से आया है और हमको भी करना है। अब वो मेरे लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये प्रथा है तो उसको करना है। ठीक है, तो उसको हमको कहते हैं कंजर्वेशन। तो बिजनेस में भी एक कंजर्वेशन होता है कि जो प्रथा चले आया है लिखने का, हिसाब किताब रखने का, उसको हम भी अपनाएंगे उसी तरह से। तो ये सभी चीज़ों के बारे में आपको पहले इसको बोलेंगे थ्योरी है, रूल्स है, रेगुलेशन है, सिद्धांत हैं, वो सभी को आपको बताया गया है कि भाई अकाउंट्स का मतलब क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, उसको लिखने का नियम क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, किस उद्देश्य से वो लिखा जाता है, वगैरह वगैरह। तो आपको वो जानना है। दूसरा चैप्टर आपका है कि जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल ये सब वर्ड आपको नया नया मिलेगा और ये सब वर्ड को आपको क्या करना है, कॉपी के पीछे 3-4 पेज जो है उसको छोड़ देंगे और जहाँ भी आपको नया वर्ड मिल रहा है उस वर्ड को लिखना है, ताकि आपको उसका स्पेलिंग और फिर उसका मतलब भी लिख लेना है हिंदी में। कुछ हम लिख करके दे देंगे, जो मोस्ट कॉमन वर्ड्स है जो बार बार यूज़ किए जाते हैं उसको हम लिख के दे देंगे मीनिंग के साथ में। आप उसको धीरे धीरे याद कर लीजिएगा। ये वर्ड बराबर आपका जो है हर जगह आपको इस्तेमाल किए जाएंगे, तो लिखते लिखते ऐसे भी याद हो जाता है। तो जर्नल एंट्रीज, पहला है जर्नल एंट्री, यानी आप लेन देनों को, जो आप बताएं कि पहला क्या होता है, कोई भी लेन देन हुआ तो उसको हम लोग एक रफली कहीं भी लिख दिए, भाई राम से इतना रुपया का, चाहे राम को 5,000 रुपया का माल बेचे हैं, कितना तारीख को 2019 में, 2019 का हिसाब किताब का किताब में जो है जनवरी 20 तारीख को बेचे हैं, ऐसे करके लिखते गए। ये क्या हो गया, इसको रद्दी बही कहते हैं, वेस्ट बुक कहते हैं। अब ये वेस्ट बुक से हमारा काम नहीं चलने वाला, हम लोग इससे क्या करते हैं, अब इसको सिस्टमेटिक तरीका से लिखने के लिए हम लोग कुछ रूल को अपनाते हुए, कुछ नियम बताए गए हैं, अब उसको 3 गोल्डन रूल बोलते हैं, जो हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो उस रूल को अपनाते हुए उसमें बताया गया है कि कोई भी लेन देन होगा तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं बुक्स में। तो लिखने का तरीका आपको बताया गया है, उसको हम लोग सीखेंगे और उसी हिसाब से क्या करेंगे, जब हम लोग लिखेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो ये जर्नल एंट्रीज है, हम लोगों ने क्या किया, लेन देन को डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, डेबिट क्रेडिट करके 2 पार्ट में, वो सब बाद में देखेंगे। ये सब एक एक चैप्टर है आपका। फिर क्या हो गया कि जब उसको हम लोग कर लिए तो एक आता है लेजर अकाउंट, खाता भाई। अब उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं कि अगर राम के साथ में कोई अगर लेन देन हुआ है, कितना बार हुआ है साल में, तो हमको हर जगह नहीं खोजना पड़े कि ये पेज में कहाँ राम के साथ में हुआ है, एक जगह तो यहाँ हुआ है, फिर खोजते खोजते गए 5 नंबर 6 नंबर पेज के बाद फिर मिला कि हाँ राम के साथ फिर एक बार हुआ है, फिर कहीं 15 नंबर पेज पे मिला कि 15 नंबर पेज के बाद मिला कि राम के साथ फिर कुछ लेन देन हुआ है। तो क्या है, ऐसे हमको खोजने में दिक्कत होता है। यहाँ जो है जनरल में इसी तरह से लिखा जाता है, जितना भी लेन देन होगा उसको डेट वाइज लिखा जाता है, जो हुआ उसको लिखा गया, उसके बाद जो हुआ उसको लिखा गया, फिर उसके बाद वैसे ऐसे करके इसमें जनरल में लिखा जाता है। तो यहाँ से हमको क्या होगा, लेन देन का पता चलता है कि हाँ सीरियली लिखा गया है। लेकिन अब हमको राम के बारे में पता करना है कि भाई राम से जो बिजनेस हुआ उसका सारा डिटेल हमको एक जगह चाहिए जहाँ हम देखें तो राम के साथ जितना भी लेन देन हुआ था वो सब हमको एक ही जगह पता चल जाए, फिर हमको यहाँ आकर के पेज में नहीं खोजना पड़े जर्नल एंट्री में। तो यहाँ राम का क्या करेंगे, एक ही जगह जब हम हिसाब रखते हैं, एक ही जगह रखनी है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए कुछ ऐसे कॉलम्स होते हैं, इसको कॉलम्स बोलते हैं, ऐसे खींच करके उसका सारा हिसाब यहाँ रख दिया जाएगा। तो इस फॉर्मेट में लिखने को बोलते हैं कि वो लेजर है। लेजर को हिंदी में बोलते हैं खाता भाई, खाता हिंदी में खाता बोलते हैं, और हम लोग लेजर वर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं, इसका भी स्पेलिंग आप ध्यान रखेंगे। तो अब राम का सारा हिसाब किताब यहाँ लिखा हुआ, अब आपको पता चल जाएगा कि राम को कितना का हम माल बेचे, राम से कितना का पैसा मिला।
अभी राम से हमको कितना लेना है या राम को अभी कितना देना है, वो भी आपको यहाँ पता चल जाएगा फाइनली। और सारा डेट भी आपका पता चल जाएगा, किस किस डेट में क्या क्या उससे लिए, किस किस डेट में क्या क्या उसको दिए। तो ये क्या हो गया, थोड़ा शॉर्ट हो गया, आसान हो गया भैया, हम देख लेंगे। उसके बाद हम ये भी देख सकते हैं कि भाई कोई अगर मान लो कि कोई सेल्स किए हुए हैं, तो बहुत सेल्स किए, हम साल भर किए, किसी भी महीना का देखना है या साल भर का भी देखना है, तो वो सबको हम एक जगह ले आएंगे। तो उस किस 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 हम वो मेथड से लाएंगे, वो होगा हमारा लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट क्या करता है कि इस जर्नल को देख के बनाया जाता है। जर्नल बना लिए हैं अगर, तो जर्नल को देख करके हम लेजर बनाते हैं। और जब लेजर बनाते हैं तो उस नाम का जो, जैसे अगर राम का बनाया तो राम का सारा हिसाब किताब यहाँ आ गया, और अगर सेल्स का बना है कि कितना का बिक्री किए हैं, तो सारा हिसाब किताब एक जगह आपके पास आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं लेजर अकाउंट। अब लेजर अकाउंट को देख करके, अब लेजर अकाउंट का बैलेंस आएगा कि भाई राम से कितना लेना है या राम को कितना देना। उस बैलेंस को हम लोग क्या करते हैं, लेजर को देख करके, ये हो गया आपका जर्नल, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं जे। अब जर्नल को देख के हम लोग क्या बनाए, लेजर बनाए। लेजर बनाए, अब लेजर को देख के क्या बनाए, ट्रायल बैलेंस, तलपट, जिसको तलपट हिंदी में बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाए। अब ट्रायल बैलेंस में क्या होता है कि हमको जितना अकाउंट्स हमारा बना है, जितना लेजर बना है, राम का बना है, सेल्स का बना है, मोहन का बना है, जो भी कुछ बना है जितना तरह का, वो सब क्या होगा, एक जगह, छोटा जगह में सबका पता चल जाएगा कि राम को कितना पैसा देना है, सेल्स से कितना पैसा आया, हम मोहन से कितना पैसा पाना है। वो सब जितना अकाउंट्स आपने बनाया है लेजर के रूप में, वो सब एक ही पेज पे आपका आ जाएगा। तो यहाँ देख के हम पता लगा लेंगे कि भैया राम के साथ में फाइनली हमको उसको कितना देना या लेना है, मोहन से कितना देना लेना है। अब हमको ये सब देखने का ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर हमको कुछ अगर उसके बारे में डिटेल देखना होगा तो फिर लेजर देखेंगे, फिर वहाँ से भी हमारा काम नहीं चल रहा है तो फिर हम जर्नल देखेंगे, वहाँ और डिटेल है। ठीक है, तो ये अगर हम यहाँ देख रहे हैं कि केवल अगर हम जर्नल बनाते हैं, जर्नल हमारा सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर ये आपने सही से बनाना सीख लिया है तो आपका लेजर ऑटोमेटिक बन जाएगा, क्योंकि ये जर्नल देख के बनता है। और लेजर आपने बना लिया तो लेजर देख के ट्रायल बैलेंस बनता है, इसलिए भी बन जाएगा। यानी हम लोग अगर जर्नल सीख गए हैं तो बाकी आपका लेजर और ट्रायल बैलेंस तक का जितना चैप्टर है वो बहुत आसानी से आप बना लेंगे। तो ये आपको हिसाब किताब रखने का तरीका है, इस तरीके को हमको सीखना है। और इस तरीक़ों को अगर सीख लिए हैं तो फिर हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ये हो गया लेजर में। ट्रायल बैलेंस भी हमारा समझ गए कि ट्रायल बैलेंस किस तरह का चीज़ है। अब वो बनाता है कैसे हैं, क्या नियम है, क्या ऐसा कॉलम होता है, वो सब जब हम लोग, ये एक एक चैप्टर है, जब बनाएंगे तो खुद ही बहुत डिटेल में आएगा वहाँ पास। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई ट्रायल बैलेंस बन गया। आप ट्रायल बैलेंस बना लिए, हमारा यूज़ क्या है। तो देखो हम लोग बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस का सबसे पहला जो होता है पर्पस होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि लाभ हानि का पता करना। कि साल भर बिजनेस किए तो साल भर बिजनेस करने के बाद हमको कितना लाभ हुआ या कितना हानि हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना। इसीलिए हम लोग बिजनेस करते हैं। अब तो हिसाब किताब तो रख लिए, लेकिन अब जब साल ख़त्म होगा, ईयर ख़त्म होगा, तब हमको बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस निकालना पड़ेगा कि भाई क्या प्रॉफिट लॉस हुआ हमको। तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोलते हैं उसको, हिंदी में बोलते हैं वित्तीय विवरण। बुक्स खोलेंगे सब मिलेगा आपको। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं इसको। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको लाभ हानि निकालना बताया जाता है। तो लाभ हानि निकालने के लिए आपको दो तरह के जो है अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। वो है आपका अकाउंट्स, मतलब अब आप कुछ नहीं जानते तो अभी ये समझ लीजिए कि दो तरह का हिसाब किताब आपको दो तरीके से आपको निकाल सकते हैं। उसके लिए एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसको व्यापार खाता बोलते हैं। दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसको लाभ हानि का खाता कहते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है कि कारखाना में जो भी सामान बना तो उसका लागत कितना आया, कितना लागत आया,
और उसको बेच के कितना लाभ प्राप्त हुआ, उसके लिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट नाम का एक मेथड अपनाते हैं, विधि। और फिर जब वो लाभ आया तो उसमें बाकी सब खर्चा, ऑफिस का खर्चा, ऑफिस का बिल्डिंग का खर्चा, बिजली का खर्चा, स्टाफ को रखने का वेतन दिए होंगे, तो वो सब का खर्चा, सभी तरह का बाकी खर्चा काट करके जो कारखाने से संबंधित नहीं है वो सभी को काट करके जो फाइनली शुद्ध, अब कुछ भी और खर्चा और हानि नहीं है घटाना, तो जो शुद्ध लाभ आता है उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। उस नेट प्रॉफिट को निकालने के लिए हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विधि का प्रयोग करना पड़ता है। फिर लास्ट में है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब है कि बिजनेस में कितना का संपत्ति है, कितना का मेरे पास फर्नीचर है, कितना का बिल्डिंग है, कितना का मशीन है, कितना पूंजी हम लगाए थे, कितना उधारी बना लिए हैं, ये सब का हिसाब वहाँ पर दिखता है बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट को आर्थिक चिट्ठा बोलते हैं, मतलब बिजनेस का क्या पोजीशन, उसमें कितना का संपत्ति वगैरह है और कितना लोगों को पैसा वापस करना है, उसका विवरण वहाँ होता है। तो यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये तीनों चीज़ आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये इससे हम लोग क्या ज्ञात कर लिए, प्रॉफिट एंड क्या प्रॉफिट निकला या लॉस निकला बिजनेस का वो पता चल जाता है, और बिजनेस में कितना का संपत्ति है वो भी पता चल जाता है। अब ये भी किसको देख के बनाया जाता है, ये बनाया जाता है आपको ट्रायल बैलेंस को देख करके। ये ट्रायल बैलेंस जो होता है इसको देख करके हम बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये और बैलेंस शीट, ये सब देख के किसको बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस को। तो देखिए सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वेस्ट बुक जो है उसको देख के जनरल बनाया गया, जनरल से लेजर बनाया गया, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाया गया, ट्रायल बैलेंस को देख करके आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया। तो यहाँ तक हम लोग हो गया। अब इसके अलावा बिजनेस में और भी कुछ बातें होती हैं जिसको आपको निकालना। देखो अकाउंट्स का दो हिस्सा है, अकाउंटिंग का दो तरीका है। एक ये है कि आपको हिसाब किताब कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि कितना लिया, कितना छूट दिया, क्या हुआ नहीं हुआ, तो ये आपका इसमें आता है, नंबर्स में आता है। 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 कितना परसेंट हुआ, वो सब जो कैलकुलेशन करते हैं वो एक कैलकुलेशन का पार्ट होता है, उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, गणना करना पड़ेगा उसका। और दूसरा पार्ट होता है कि उसको कैसे लिखना है, कैसे लिखना है वो सीखना है। तो ये दो पार्ट मिल करके आपका अकाउंटेंसी में जो भी आप हिसाब किताब रखते हैं वो कंप्लीट होता है। तो यहाँ कुछ कैलकुलेशन जो होता है, डिप्रिसिएशन, जैसे हम लोग जानते हैं कि कोई मशीन खरीदे हैं, कोई भी सामान खरीदे हैं, तो धीरे धीरे उसमें उसका कीमत में कमी आ जाता है, वो घिसता है, पुराना होता है, या मान लो टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है, फैशन चेंज हो गया, बहुत सारा कारण से उसका कीमत में कमी आ जाता है। तो उस कमी को निकालने के लिए आपको बताया गया है किस चैप्टर में, डिप्रिसिएशन अकाउंट में। इसको डिप्रिसिएशन या हिंदी में ह्रास बोलते हैं। ह्रास माने कमी, किसमें कमी, कीमत में कमी। अब कीमत में कमी बहुत सारे कारणों से हो सकते हैं, तो उसको हम लोग वहाँ निकालना, कैलकुलेट करना सीखते हैं। और जैसे मशीनरी है, मशीनरी का कीमत में कमी हो रहा है, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे और एक मशीनरी अकाउंट वैसे बनाएंगे कि भाई मशीन का मूल्य किस साल कितना 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 करके कम होते गया। तो ये एक आपका चैप्टर है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिजनेस में क्या होता है, सभी काम नगद में नहीं हो पाता है, बहुत सारा चीज़ उधारी में होता है। उसके लिए हम लोग चेक की तरह एक जो है उधार में खरीद लिए, मान लो मोहन से 10,000 का सामान खरीद लिए, अब कैश नहीं दे रहे, उसको कैश नहीं दे रहे, उसके लिए एक तो हम चेक की तरह चीज़ दिए, चेक की तरह ही होता है, उसको हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। वो अलग थोड़ा होता है, लेकिन चूँकि आप कुछ जानते नहीं है तो हम बता दिए। चेक जैसे, चेक को जानते होंगे, चेक काट करके दिया जाता है, वो कागज़ जैसा होता है, बैंक में आप दीजिएगा तो आपका पैसा जो है अकाउंट में वो जमा कर देगा, फिर अपने अकाउंट से आप निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही हम लोग तो बिल दे देते हैं उसको, या हम किसी को माल बेचिए तो वो हमको कैश नहीं दिया, वो हमको एक बिल दे दिया। अब वो बिल दे देने के बाद में उसका पेमेंट कैसे होगा, वो जो तारीख लिखा है किस तारीख को आपका पेमेंट हो जाएगा, हो सकता है उस तारीख को हो जाए, फिर मान लो तारीख को नहीं हुआ, अब जिस जो आदमी दिया था उसके अकाउंट में उतना पैसे ही नहीं था बैंक के अकाउंट में, तो अब पेमेंट नहीं हुआ, तो अब उस बिल का क्या करेंगे। तो बिल से संबंधित
जो हमारा परेशानी होता है, जो लेन देन होता है, उसको कैसे लिखा जाता है, उसका गणना कैसे किया जाता है, वो हम यहाँ बिल ऑफ एक्सचेंज नाम के चैप्टर में सीखेंगे। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, बैंक समाधान विवरण। अब क्या है, एक बिजनेसमैन क्या करता है, रोज़ पैसा बैंक से निकालता है अपने ज़रूरत के लिए, और रोज़ पैसा जमा करता है। वो चालू खाता खोलता है, करेंट अकाउंट खोलता है। हम लोग सेविंग अकाउंट खोलते हैं, जो जमा करते हैं, वो लोग करेंट अकाउंट खोलता है, उसमें वो रोज़ पैसा जमा करता है। बिजनेस का, जैसे बिजनेस अब शाम हो रहा है, चलो भाई बहुत पैसा जमा हो गया, ले जाकर बैंक में जमा कर दो, बैंक बंद हो जाएगा। या फिर क्या करेगा वो, और हर दिन अगले दिन क्या करेगा वो, जब बिजनेस चालू हो रहा है 10 बजे 11 बजे वो बैंक जाएगा, उसको जितना पैसा हो जा करके विड्रॉल करके लाएगा, फिर जमा कर देगा शाम तक बहुत सारा पैसा। तो अब वो बहुत बार लेन देन करता है, लेकिन किसी दिन वो मिलाया तो क्या होता है, एक आदमी के पास क्या होता है, पासबुक होता है। पासबुक होता है जो बैंक देता है, बैंक उसमें सारा एंट्री करता है। और दूसरा, व्यापारी भी अपने पास में एक तो रजिस्टर रखता है कि हम बैंक में कितना पैसा जमा किए, किस किस तारीख को। अब वो किसी दिन मिलाता है तो देखता है कि बैंक में, बैंक वाला दिखा रहा है कि 1 लाख रुपया मेरा जमा है, लेकिन मेरा में दिख रहा है कि भाई 1,20,000 रुपया जमा है। अब दोनों में क्या अंतर क्यों आ रहा है भाई, क्या कारण है? तो अब वो मिलाता है दोनों को, निकालता है कि कौन किस किस कारण से जो है ये अंतर आ रहा है, मेरा पैसा ज़्यादा होना चाहिए। कि ऐसा तो नहीं है कि हम नौकर को भेजे थे पैसा जमा कराने, वो नहीं जमा किया, कुछ फ्रॉड तो नहीं हो गया, कुछ कोई घपला तो नहीं कर रहा है। वो मिलाता है, अगर उसका मिल गया, कारण निकल गया और कारण कोई ऐसा गड़बड़ कारण नहीं है तो वो संतुष्ट हो जाता है कि भाई ऐसे, मान लो कि बैंक ने कुछ इंटरेस्ट जमा कर दिया है उसके खाते में, तो अब वो बिजनेसमैन को तो नहीं मालूम है कि इंटरेस्ट जमा किया है, यहाँ तो बैंक वाला जमा कर दिया है, लेकिन उसका हिसाब किताब में चूँकि उसको पता नहीं है कि बैंक वाला उसके जमा धन पे कुछ ब्याज जमा किया है। कोई डायरेक्ट तो उसका अंतर हो जाएगा, कोई एक तो कस्टमर जिसको हम माल उधार बेचते थे, वो क्या किया, मेरा अकाउंट में डायरेक्ट जमा कर दिया है, तो अकाउंट में जमा कर दिया है, तो पासबुक में मेरा पैसा बढ़ा हुआ है, बैंक वाला तो बढ़ा दिया है, लेकिन हमको खबर ही नहीं है, इसलिए मेरा जो हम अपना पास में जो हिसाब किताब रखे हैं उसमें तो पैसा बढ़ नहीं पाया है। ऐसा कारण हो सकता है। तो उन कारणों को खोजा जाता है और उसका समाधान करते हैं, उसको कहते हैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। इसको शॉर्टकट में BRS, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और अंतिम चैप्टर है आपका, जिसको बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स हिंदी में बोलते हैं अशुद्धियों का सुधार। अब इतना सारा बिजनेस हुआ, कहीं कोई चीज़ लिखना भूल गए, कहीं 500 के जगह में 5,000 लिख दिए, 500 के जगह में 50 लिख दिए, ऐसा कुछ गड़बड़ी हो गया। राम का नाम लिखना था कहीं पास कि राम को दिए हैं, उधारी में बेचे हैं, श्याम का नाम लिख दिए। ऐसा बहुत सारा का कुछ चीज़ तो लिखने ही भूल गए, तो ऐसा कुछ बहुत सारा गड़बड़ी हो जाता है हिसाब किताब लिखते समय क्लर्क से। तो अब वो गड़बड़ी जब पता चला तो एक तो पता करना है, पता चल गया तो अब उसको सुधारेंगे कैसे? सुधारते ना, ऐसे नहीं है कि जहाँ लिखा हुआ हाँ वहाँ पास रबर से मिटा दिए, काट कूट करके ऊपर में लिख दिया, ऐसा नहीं करते। अकाउंट्स में कटम कुटुम मीठा मीठी ये सब नहीं चलता। अगर आप ऐसा करते हैं तो लोग को शक होगा कि ये कहीं कुछ गड़बड़ किया गया है, इसलिए उसको फ्रेश फिर से लिखना है। तो फ्रेश जब हम लिखेंगे, अब तो हिसाब वो हुआ था जनवरी का गलती है, हम उसको मान लो अगस्त में ठीक कर रहे हैं, तो हमको ऐसा कुछ लिखना है, इस हिसाब से लिखना है ताकि वो गड़बड़ी ख़त्म हो जाए, वो त्रुटि, वो एरर ख़त्म हो जाए और साथ में जो लिखना था उसका एंट्री भी हो जाए। तो इसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अशुद्धियों का सुधार। वो कैसे करते हैं वो सबसे लास्ट में हम लोग को सीखेंगे। तो ये सारा चीज़ है जो आपको 11th के अकाउंटेंसी में आपको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। और 12 महीना में समझना है, इसलिए परेशान नहीं होना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, बस करना यही है कि एक एक करके इसको रूल्स को जानना है और कैसे उसको हमको लिखा जाता है उसको सीखना है। उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका उतना एक्यूरेट होगा। ओके, थैंक यू।